टॉपिक क्या है, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सामान्य विज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम लोग भौतिक विज्ञान के दूसरे भाग को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और विस्तार पूर्वक इस थ्योरी को पढ़ेंगे और जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आप नोट करते हुए चलेंगे। तो अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसके लिए हम लोग आइए इस पर डिस्कस करते हैं। तो आइए देरी न करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक हम लोग का है कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा और शक्ति, तो इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कार्य के बारे में। देखिए, किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मात्रक जूल होता है। देखिए, कार्य है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। इसका फार्मूला आपको थ्योरी में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और 1 न्यूटन बराबर 1 जूल के, ये आपको ध्यान रखना है। तो न्यूटन मीटर भी इसका मात्रक है और जूल भी इसका मात्रक है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, अगला है आपका ऊर्जा। देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखिए, शक्ति और ऊर्जा में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें लोग परिभाषा में को देने, जब परिभाषा पूछता है तो उसमें कार्य करने की दर को ऊर्जा बोल देते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे, और इसका मात्रक जूल होता है। तो ऊर्जा के जितने भी हैं वो जूल में होंगे और ये एक अदिश राशि है, तो ये ध्यान रखिए। देखिए, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। जो कार्य के द्वारा प्राप्त होती ऊर्जा उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, जिसे गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा में क्या, जिसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होगी, इसमें गति के कारण कार्य करने की क्षमता होगी, उसे क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा होगी। इसका भी मात्रक जूल होगा और इसका फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको थ्योरी में जो भी आपको क्वेश्चन देते हैं इसी से पूछे जाते हैं। तो 1/2 mv², ये इसका मात्रक जूल ही होगा। और स्थितिज ऊर्जा, देखिए स्थितिज ऊर्जा में क्या है, उसी में जब किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका भी मात्रक जूल ही होता है। इसका फार्मूला महत्वपूर्ण है, Pe बराबर mgh, m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h क्या है, आपकी ऊंचाई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण में दिया हुआ है, देखिए, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में ऊर्जा स्थिर ऊर्जा है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, ये भी एक स्थिर ऊर्जा ही है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे है आपके ऊर्जा संरक्षण का नियम। पहला क्वेश्चन आता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया, कब दिया और ऊर्जा संरक्षण का नियम होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम जूलियस रॉबर्ट मेयर, नाम लिखिएगा, जूलियस रॉबर्ट मेयर ने, ये जूलियस रॉबर्ट मेयर इनका नाम है, 1841 ईस्वी में दिया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम में अगर आपसे पूछेगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम होता क्या है, या इसके जो आपके जो जिन्होंने ये नियम दिया था उनका नाम और किस सन में दिया था, तो ये चीज़ पूछे जाते हैं बार बार। तो इसी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है आपको। देखिए, कुछ ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण हैं, उनको हम लोग समझेंगे कि किस किस रूप में ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है। तो देखिए, पहला दिया है डायनेमो। डायनेमो का काम क्या है, तो ये है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर का क्या है, विद्युत ऊर्जा देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तो इसको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन का क्या काम है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना इसका काम है, क्योंकि माइक से बोलते हैं तो हमें जो उसका काम क्या है, ध्वनि विद्युत ऊर्जा में बदल देना। लाउड स्पीकर जो हमें सुनाई देता है तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है सोलर सेल। देखिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
जो सोलर लगा होता है, सोलर सेल। अब विद्युत सेल को रासायनिक ऊर्जा, जो इसमें केमिकल ऊर्जा होती है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, देखिए उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती का काम है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा में बदलना, क्योंकि उजाला भी करता है और ऊष्मा यानी हीट का भी थोड़ा प्रभाव रहता है, इसलिए इसको दोनों कह सकते हैं आप। विद्युत बल्ब है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलना, ये भी इसका है विद्युत बल्ब का। और आपका अगला है कि सितार, सितार का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। ट्यूबलाइट का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। यहाँ पर बल्ब भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, बल्ब की जगह जैसे प्रकाश या ऊष्मा भी आ जाएगा। रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को डीसी में बदलना, ये भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा का रूपांतरण ही है। आगे देखते हैं शक्ति। देखिए शक्ति की परिभाषा देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है, दोनों मात्रक है, याद रखना है। कार्य करने की दर को शक्ति या और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये ध्यान रहे। देखिए शक्ति कार्य, कार्य बटा समय, कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड या वाट। एक वाट बराबर या एक जूल प्रति सेकेंड बराबर 10⁻7 अर्ग प्रति सेकेंड, ये भी ध्यान रखना। एक वाट सेकेंड एक जूल के बराबर होता है, एक वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर ये हो जाता है 36 गुणे 10⁻5 जूल, ये याद रहे। 36 गुणे 10⁻5 जूल, ये महत्वपूर्ण है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 गुणे 10⁻5 जूल होता है। आगे देखते हैं। आगे अश्व शक्ति, शक्ति का मात्रक होता है, इसे हॉर्स पावर कहते हैं, जो जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था, जो जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, जो ब्रिटिश प्रणाली में होता है, और जो मीट्रिक प्रणाली में होता है 735.5 वाट, ये मीट्रिक प्रणाली में होता है। ये बार बार पूछा है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट। अगर ऑप्शन में आपको दोनों एक साथ नहीं देगा, या देगा भी दोनों साथ, तो वो जरूर बताएगा कि ब्रिटिश प्रणाली में पूछ रहा है या मीट्रिक प्रणाली में पूछ रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक वाट बराबर कितने एचपी होता है? इसमें क्या 1000 में 746 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 1.34, ये ब्रिटिश में 1.34 एचपी हॉर्स पावर, और 735 से भाग 1.36 एचपी। इसको याद कैसे रखना है? कौन 1.34 ब्रिटिश है कि 1.36 मेट्रिक? देखिए जो संख्या अधिक वाली संख्या से भाग देंगे तो कम वाली संख्या आएगी। 746 में 1000 से भाग देंगे तो 1.34 कम वाली है, ये ब्रिटिश में हो जाएगा। और कम से भाग देंगे तो अधिक संख्या आएगी, तो 1.36 एचपी, ये मीट्रिक में हो गया। इसको याद करने का ये तरीका है, याद करना है, ये ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए अगला है वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा एचपी या हॉर्स पावर सभी शक्ति के मात्रक हैं। तो चाहे वाट दे, किलोवाट दे, मेगावाट दे या एचपी दे, तो सभी क्या है? शक्ति के मात्रक है। तथा वाट सेकेंड, वाट घंटा और किलोवाट घंटा सभी किसके? कार्य या ऊर्जा के मात्रक है। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दे देगा कि वाट घंटा किसका मात्रक है, तो आप तो पढ़े ना, ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, कार्य का मात्रक तो अपने जूल पढ़ा है, या न्यूटन प्रति सेकेंड पढ़ा है, यही ना, अरे न्यूटन मीटर पढ़ा है, तो ये चीज ध्यान है। देखिए अगला है गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम में क्या है? देखिए कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको याद है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ये भी बहुत है। इसका फार्मूला आप लोग को याद रखना, F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर न्यूटन। G एक क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान भी पूछता रहता है। तो देखिए 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने 1686 ईस्वी में, आइजैक न्यूटन ने 1686
86 ईस्वी में इसका ये दिया था। तो इस तरह आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक तो इसकी परिभाषा, दूसरा इसका फार्मूला, और तीसरा आपका गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का आपका मान, और चौथा आपका गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया, और पांचवा है किस ईस्वी में दिया था। इस चीज को ध्यान रखना है। आगे है गुरुत्व। गुरुत्व तो वह आकर्षण बल है, ग्रेविटी बोलते हैं इंग्लिश में। गुरुत्व तो वह आकर्षण बल है जिसकी पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, और इस बल को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जो भी चीजें हैं जो पृथ्वी अपने तरफ, अगर कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंके वो नीचे आया, वो क्या है, गुरुत्व के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। इसका मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड होता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। अब जी के मान में क्या क्या परिवर्तन देखने को हमको मिलता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। और हर एक महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, आप लोग हर एक एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए जी के मान पर होते हैं, देखिए पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी की अगर ये सतह है तो इससे अगर आप ऊपर या नीचे जा रहे हैं तो जी का मान हमेशा क्या होता है, घटता है। तो पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा, घटता है। ये चीज को ध्यान रखना है, चाहे ऊपर जाइए या नीचे आइए, दोनों की स्थिति में आपका जी का मान घटेगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। और देखिए ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, मैक्सिमम देखने को मिलेगा ध्रुव पर। और विषुवत रेखा, इक्वेटर बोलते हैं, जी का मान न्यूनतम होता है। ये भी है कि कहाँ पर जी का मान अधिकतम होता है, कहाँ पर न्यूनतम होता है, तो इसको भी याद रखना है कि ध्रुव पर अधिकतम, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला बिंदु है आपका चौथा नंबर, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। यानी पृथ्वी का घूर्णन गति अगर बढ़ा दें तो जी का मान क्या होगा, घट जाएगा। ये चीज भी याद रखिएगा। और अगर वही घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नोट में बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से, जितनी उसकी चाल है 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाता है। अगर पृथ्वी के जितनी कोणीय चाल है उससे 17 गुना अधिक कोणीय चाल को घूमना शुरू कर दे तो भूमध्य रेखा पर किसी भी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। लेकिन आगे है, लेकिन ध्रुव के जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो महत्वपूर्ण है। ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे की बजाय 1 घंटा 4 मिनट घंटे की हो जाती है, यानी 1.4 घंटे की हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखें। अगला है कि यदि पृथ्वी अपनी कक्षा पर घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों को छोड़कर, यानी पोल को छोड़कर जी के मान में हर जगह वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जो ध्रुव पर के मान में जो परिवर्तन नहीं होगा और हर जी के मान में हर जगह क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये चीज ये बोलने के लिए बोला है। देखिए लिफ्ट के अंदर, देखिए लिफ्ट में पिंड का भार, ये भी इससे भी क्वेश्चन आता है बार बार। तो लिफ्ट ऊपर जा रही हो, नीचे आ रही हो, फिर उसमें लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाए, इस परिस्थिति में क्या क्या उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर लिफ्ट में आप जा रहे हैं बैठकर ऊपर की तरफ तो उस समय आपका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होगा, और जब हम नीचे आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपका भार घटा हुआ प्रतीत होगा। अगला है तीसरा नंबर, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति कर रही हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। अगला है कि यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरेगा, और ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब आप
लिफ्ट में हैं, अगर उस परिस्थिति में लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो उसमें आप फ्री एकदम मतलब स्वतंत्र रूप से नीचे गिरेंगे। ऐसी स्थिति में आपका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। आगे ग्रहों की गति के संबंधित नियम क्या है। देखिए ग्रहों के गति नियम जो केपलर ने दिया था, ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम, इसमें क्या है देखिए, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य ग्रह की कक्षा में एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो प्रत्येक ग्रह होते हैं सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं और जो सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। ठीक है। अगला है दूसरा कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत होता है। जैसे मतलब उसका जो आपका जो वृत्ताकार मार्ग होगा वो नियत होगा, जैसे जितना होगा वो उतना ही रहेगा, ऐसे बदलता नहीं रहेगा। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह पृथ्वी के निकट होता है, जब ग्रह पृथ्वी के निकट होता है तो उसकी वेग अधिक तथा सूर्य के अधिक दूर होने पर, ये सूर्य पृथ्वी नहीं है सूर्य है, सूर्य के अधिक दूर होने पर उसका वेग कम हो जाता है। इसको समझते हैं सिंपल वे में कि जो ग्रह होगा वो का एक निश्चित कक्षा होगी, मतलब उसी कक्षा में वो परिक्रमा करेगा और उसका प्रभाव यह होता है कि जो सूर्य के नजदीक होता है तो उसका वेग अधिक होगा और सूर्य से दूर होगा तो उसका वेग कम होगा। ये चीज आपको समझाना चाहता है। अगला है तीसरा क्या कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल टी से दर्शाते हैं। का वर्ग टी का वर्ग ग्रह के सूर्य के औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती। इसका ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। टी स्क्वायर समानुपात है आर क्यूब। उपग्रह के बारे में देखते हैं। उपग्रह देखिए, उपग्रह यानी जिसे सैटेलाइट बोलते हैं। देखिए किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाला पिंड को उसे ग्रह का उपग्रह कहते हैं। से अब सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमा कौन ग्रह कर रहा था। अब ग्रह के चारों परिक्रमा करने वाले जो पिंड होंगे उसे क्या कहेंगे हम, उपग्रह कहेंगे, इसे सैटेलाइट। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा एक पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। तो यानी कि जब चंद्रमा एक उपग्रह है तो आप बताइए पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है या चंद्रमा की परिक्रमा पृथ्वी करता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। देखिए अगला है उपग्रह की कच्ची चाल। जैसे ग्रहों की होती है उसी तरह उपग्रह की भी कच्ची चाल। देखिए पहला है उपग्रह की कच्ची चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, यानी पृथ्वी तल से कितना ऊंचाई पर है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतना है उसकी चाल कम होगी। अर्थात कि पृथ्वी के जितना अधिक दूर होगा उसकी चाल उतना ही कम होगी और जितना नजदीक होगा उसकी चाल अधिक होगी, ये कहना चाह रहा है। ठीक है। आगे है दूसरा कि पृथ्वी उपग्रह की कच्ची चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमान के उपग्रह की चाल समान होती है। यानी कि इसे कहने का मतलब कि जो उपग्रह की कच्ची चाल होती है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। भिन्न भिन्न त्रिज्या, जैसे त्रिज्या कक्षा में जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान मतलब अलग अलग द्रव्यमान होंगे, उपग्रहों की चाल समान ही होगी। ये है दूसरा। ठीक है। आगे है नोट में कि पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कच्ची चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि सबसे अति निकट मतलब जो पृथ्वी के सबसे निकट जो उपग्रह होंगे उनकी चाल कितनी होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। पहला। दूसरा है पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट का होता है और परिक्रमण काल कच्ची चाल का व्युत्क्रमाण का होता है। यानी कि जो परिक्रमण काल होगा टी वो कच्ची चाल से क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिसका परिक्रमण काल अधिक उसकी कच्ची चाल कम होगी
और जिसका परिक्रमण काल कम उसकी कच्ची चाल अधिक होगी, ये ध्यान। आगे पलायन वेग, बहुत बार नाम सुना होगा, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं इसको। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिस किसी पिंड को पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, जिससे पृथ्वी पर वापस नहीं आता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पलायन वेग क्या होता है? तो पलायन वेग सिंपल वे में समझते हैं। इस पलायन वेग वे वेग है जो किसी पिंड को, इस वेग से अगर कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंक दी जाती है तो वो गुरुत्वीय त्वरण को पार कर जाता है। जब गुरुत्वीय त्वरण को पार कर जाएगा तो वो पृथ्वी की ओर कोई वस्तु आएगी ही नहीं। तो उसी को कहना चाह रहा है कि वो फिर पृथ्वी की तरफ नहीं आएगी। तो ये मान कितना होता है पलायन वेग का? तो ये है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पलायन वेग का। ये इसको ध्यान है। इतने वेग से अगर किसी चीज को आप ऊपर फेंक दें तो वो वस्तु वापिस आपको पृथ्वी पर नहीं मिलेगी। अगला है दाब। दाब क्या है? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसे पास्कल भी कहते हैं। ये एक अदिश राशि है और 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बराबर 1 पास्कल, ये ध्यान रहे। अब P बराबर F/A, ये भी फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखें। आगे है वायुमंडलीय दाब। आगे क्या है? वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। मात्रक बहुत ध्यान रखना है आपको। बार, एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये है, आपको याद रखना है। अगला है पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई और वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से रिस जाने इसके 2 उदाहरण हैं। यानी जो पहाड़ों पर खाना बनाना अधिक कठिन होता है और जो वायुयान में कोई व्यक्ति बैठा है अगर फाउंटेन पेन लेकर तो वो क्या हो जाएगा? बह जाएगा, यानी रिस जाएगा। आगे है बैरोमीटर। बैरोमीटर के बारे में जान लेते हैं। तो बैरोमीटर का काम क्या है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। यानी वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार, याद रखना। इसकी सहायता से मौसम संबंधित पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। इसके आविष्कारक ई टॉर्सेली, जो इटली के निवासी हैं, 1644 ईस्वी में की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। बैरोमीटर का काम क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापना इसका काम है और मौसम से संबंधित भी पूर्वानुमान लगाता है। इसके आविष्कारक ई टॉर्सेली है, इटली, 1644 में इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको याद रख के जाना है आपको। तो देखिए बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक या अचानक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आती है। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर बैरोमीटर आप यूज कर रहे हैं तो अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाए उस परिस्थिति में क्या होगा? तो आंधी और तूफान आने की संभावना होती है। और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना है। ये मौसम संबंधी जानकारी दे रहा है। और अगला है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना। ये आपको तीनों बिंदु याद रखना है जिससे आपको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये हमारा सेकेंड भाग था, तो ये आपको बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए और अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर करते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।